Children, today we are going to revise optical instrument most important questions and I expect कि इसमें 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको जरूर मिलना चाहिए पेपर में। तो सबसे पहले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज क्यों करते हैं? दो वजह हैं। पहली, हम किसी चीज को तभी देख पाते हैं जब वो हमारी आंख पर 1 मिनट से ज्यादा बड़ा एंगल बनाए, और दूसरा, हम किसी चीज को सिर्फ तब देख पाएंगे जब वो हमारी आंख से लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, उस पर रखी हो। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन की जो डेफिनेशन है वो हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम आई अप टू विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली इज डी। आप पेंसिल को अपनी आंख की तरफ लाइए, पेंसिल की टिप को ध्यान से देखते रहिए। एक डिस्टेंस के बाद आपको पेंसिल की टिप क्लियरली दिखना बंद हो जाएगी। वही डिस्टेंस आपकी पेंसिल से आपके लिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है। तो इसकी डेफिनेशन के बाद हम समझ गए कि अगर एंगल छोटा बन रहा हो तो हमको उसको बड़ा करने के लिए, मैग्नीफाई करने के लिए आंख पर ऑब्जेक्ट सफिशिएंट एंगल बनाए, इसके लिए हमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। 3 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हमारे सिलेबस में है: सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, और एक छोटा सा हिस्सा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का भी है, पर उससे बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है। दूसरा जो सवाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन बहुत बार पूछी गई है, व्हाट इज मैग्निफिकेशन ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। एंगल सबटेंडेड बाय इमेज ऑन आवर आई with respect to angle subtended by the object on our eye when both are placed at least distance of distinct vision is called magnification produced by the optical instrument. सिंपल माइक्रोस्कोप का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमसे पूछा गया है बहुत बार कि मैग्निफिकेशन का सिंपल माइक्रोस्कोप के एक्सप्रेशन डिराइव करो। इधर 2-3 साल से सिर्फ एक्सप्रेशन लिखने को आ रहा है, डेरिवेशन नहीं आ रहा है, लेकिन उससे पहले डेरिवेशन कई बार पूछा गया है, तो आप इसे भी इक्वल प्रायोरिटी देते हुए प्रिपेयर करेंगे। हमने एक ऑब्जेक्ट को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर रखा है। ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो h0 है और वो हमारी आंख पर अल्फा एंगल बना रहा है। इसके बाद हमने एक सिंपल माइक्रोस्कोप यानी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ, व्हाट इज सिंपल माइक्रोस्कोप, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ, उसकी हेल्प ली है। और हमने अब अपने ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच की डिस्टेंस को इस तरह से एडजस्ट किया है कि उसकी जो इमेज बने वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बने। तो अब दोनों ही डी डिस्टेंस पर है, जो भी पोजीशन लेंस की है वही पोजीशन हम आंख की मान सकते हैं। तो ये इमेज अब बीटा एंगल बना रही है। आप देख सकते हो कि अब ये एंगल बढ़ गया है क्योंकि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ने इसके साइज को इनहेंस कर दिया है। तो अब हम क्या कहेंगे, मैग्निफिकेशन इज एंगल सबटेंडेड बाय इमेज अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, दैट इज tan बीटा अपॉन tan अल्फा। tan क्यों लगा दिया? क्योंकि अगर एंगल बहुत छोटे हैं और साइज बहुत छोटा है तो जो एंगल बन रहा है वो बहुत छोटा ही है। तो अगर एंगल बहुत छोटे हैं तो एंगल बीटा, थीटा कैन बी रिटन एज tan थीटा। तो बीटा की जगह tan बीटा और अल्फा की जगह tan अल्फा लिया, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan अल्फा की जगह रख दिया और परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये tan बीटा की जगह रख दिया। यहाँ पर बेटा मैंने सिंबल्स गलत लिख दिए थे, उसको मैंने करेक्ट कर दिया है। तो tan बीटा इज साइज ऑफ इमेज अपॉन बेस d, अल्फा इज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन d, और जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, which in turn can be written as d upon ue. कैसे? Corresponding hi upon h0 is equal to d upon ue, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल, ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला, ये सिमिलर ट्राइंगल्स है। पर ये वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है जिसे यूज करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ue यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, ये डिसाइड करना जब आप इसे यूज कर रहे हैं उतना कंफर्टेबल नहीं होता है। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है मैग्निफिकेशन का सिंपल माइक्रोस्कोप के, इसका डेरिवेशन पूछा जाता है और ये बहुत आसान है, समझ लेते हैं इसको भी। देखो, हमें मैग्नीफाइड इमेज 2 पोजीशंस पर मिलेगी। अगर ये ऑब्जेक्ट फोकस और लेंस के बीच में है तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर हम यू एडजस्ट करके इमेज की पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हैं, मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी। और अगर ये ऑब्जेक्ट फोकस पर आ जाए तो हमको इमेज इन्फिनिटी पर मिलेगी, और दोनों ही इमेज मैग्नीफाइड होती हैं। ध्यान बस इतना रखना है कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर जब
इमेज बनती है तो हमारी आईज स्ट्रेस्ड स्टेट में देखती हैं उसे, हालांकि मैग्निफिकेशन सबसे ज्यादा इसी पोजीशन पर मिलता है। और जब इन्फिनिटी पर बनती है फाइनल इमेज तो हमारी आईज स्ट्रेस फ्री रहती हैं, रिलैक्स रहती हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप में आपको दोनों ही पोजीशन में इमेज फॉर्मेशन के समय मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पूछा जा सकता है मोस्टली, लेकिन डी पर जब फाइनल इमेज है तब रिलैक्स्ड आईज की कंपैरिजन में ज्यादा बार डेरिवेशन मैग्निफिकेशन का पूछा गया है। तो जल्दी से एक बार रिकॉल करते हैं कि हमको मैग्निफिकेशन का जो बेसिक फॉर्मूला मिला वो क्या मिला था, डी अपॉन यूई। डी अपॉन यूई में कंफर्टेबल टर्म्स में अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें जिससे कि हमें आसानी से मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करने को मिले, तो हम इस लेंस के लिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u फॉर्मूला यूज करेंगे। क्योंकि हम यूई को मेजर करने के लिए इंसिडेंट रे के ऑपोजिट चलेंगे, इसलिए हम यूई को माइनस यूई रखेंगे। माइनस यूई रखने पर ये जो पार्ट है ये प्लस हो जाएगा और इमेज कहाँ बन रही है, डी पर। डी के लिए भी आपको इंसिडेंट रे से उल्टा चलना है, तो v की जगह आप रख देंगे माइनस डी। इस तरीके से ये माइनस 1/d हो गया और ये प्लस 1/u हो गया। अब आप पूरी इक्वेशन को d से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप d से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके सामने जो एक्सप्रेशन आ जाएगा वो d अपॉन एफ ई बराबर -1 प्लस डी अपॉन यू ई। यहाँ पर d अपॉन यू ई की वैल्यू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, ये अगर आप d अपॉन यू ई की जगह रख देंगे तो आपको कंफर्टेबल टर्म्स में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मिल जाएगा, क्योंकि आपको पोजीशन दी रहेगी इमेज की कि आपको इमेज कहाँ फाइनली चाहिए, डी पर। और कॉन्वेक्स लेंस जो आप सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए यूज कर रहे हैं उसका फोकल लेंथ दिया रहेगा, तो सब्स्टिट्यूट करके आप इजीली मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। इसीलिए इस फॉर्मेट की जगह इस फॉर्मेट में फॉर्मूला हमको डिराइव करना पड़ता है, और ये मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अगर रे डायग्राम के साथ कंबाइन करें तो सिर्फ ये फॉर्मूला भी लिखवा सकते हैं आपसे, और अगर ज्यादा नंबर का क्वेश्चन इसमें से दे दिया तो फिर आपको रे डायग्राम के साथ ये पूरा डेरिवेशन भी पूछ सकते हैं। इसको अच्छे से प्रिपेयर करना मैं सजेस्ट करूंगी। रे डायग्राम एक बार जल्दी से देख लीजिए। आपको फोकस और लेंस के बीच में इस तरीके से ऑब्जेक्ट बना देना है। ऑब्जेक्ट से आप दो रेज निकालेंगे। यहाँ पर बच्चों को दिक्कत ना हो इसलिए मैं उन्हें इमेज कैसे बनानी है, रे डायग्राम कैसे बनाना है वो भी दिखा रही हूँ। आपको इसके ऑप्टिकल सेंटर से और इस पॉइंट से कनेक्ट करते हुए स्केल को रखना है, और फिर एक रे जो ऑप्टिकल सेंटर से सीधी निकल जाएगी वो ड्रॉ करनी है। रियल रे कंटिन्यूअस लाइन होगी और इसको पीछे आप बढ़ाएंगे जहां भी आपको इमेज की टिप दिखानी है वहां तक। जब इस पॉइंट पर आपको टिप दिखानी है और आप यहां तक रे को बढ़ा ले गए तो आप ध्यान रखिए कि जो रियल रे नहीं है पीछे ड्रॉ कर रहे हैं वो डॉटेड लाइन होनी चाहिए। इसके बाद आप इमेज को बना लीजिए। अब आपने पैरेलल रे ड्रॉ की और पैरेलल रे को आप देखो लेंस के बीच तक लाएंगे। ये कुछ खास बातें हैं जो बच्चों को नॉर्मली ध्यान नहीं रहती हैं। रे को आप बीच तक लाएंगे, रिफ्रैक्शन लेंस के बीच में दिखाएंगे। तो यहां पर आप ले आए, तब इस पॉइंट को आप जहां आपको इमेज फॉर्म करनी है उस पॉइंट तक जोड़ देंगे डॉटेड लाइन से, और एक्चुअल जो रे है उसको आप बिल्कुल स्केल से सीधी, बहुत सारे बच्चे ये रे टेढ़ी कर देते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि इस पर उनके मार्क्स कट जाएंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा रे डायग्राम। तो आपको यहां से इस पॉइंट तक बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। जो रियल रे है वो कंटिन्यूअस और जो पीछे बढ़ाने वाली रे है, रे का पार्ट है वो डॉटेड लाइन से। तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपका रे डायग्राम करेक्ट बनेगा। अगर आपको एक बार में ये बात समझ नहीं आए तो आप हाथ में पेंसिल लेना और जैसे मैंने ड्रॉ करके बताया है आप इस वीडियो को रिबाइंड करना और फिर से वहां पे जाकर इस रे डायग्राम की प्रैक्टिस करना। अगर आपको फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर कहा गया है कि लेना है तो ये कैसे करना है। अब आपको दो पैरेलल रेस चाहिए। ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है वो एफ पर दिखाएंगे और टिप तक आप इस तरह से स्केल को कनेक्ट करेंगे और सीधी लाइन बना देंगे और इसे आप डॉट डॉट करके पीछे ले जाएंगे। इसके बाद आप पैरेलल रे को, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे को बीच तक ले गए लेंस के। यहां से आप इस तरीके से अपनी स्केल को सेट करेंगे कि जो लाइन आप खींचे वो लाइन इस रे के बिल्कुल पैरेलल दिखनी चाहिए। तो अब आप इस तरीके से स्केल को सेट करेंगे कि ये दोनों रेस पैरेलल हों, और तब आप रे को स्ट्रेट इस तरीके से खींचकर डॉटेड लाइन थोड़ा सा पीछे ले जाकर छोड़ देंगे कि इमेज जो है फाइनली इन्फिनिटी पर बन रही है। और यहाँ पर डेरिवेशन बहुत आसान है, कुछ करना ही नहीं है। जो डिस्टेंस यू ई है, मतलब ऑब्जेक्ट की लेंस से डिस्टेंस, वो इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ आई पीस हो जाती है। और लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट से, हाउ कैन वी इंक्रीज
मैग्निफिकेशन पावर और मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप बहुत सिंपल है। फोकल लेंथ को एज स्मॉल एज पॉसिबल लेकर आप मैग्निफिकेशन को बढ़ा सकते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप के बाद जो दूसरा एक्सपेक्टेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे हिसाब से है, दैट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम और इसका मैग्नीफाइंग पावर का एक्सप्रेशन या मैग्नीफाइंग पावर का डेरिवेशन भी। यहां पर ध्यान रखना है कि इसका सिर्फ एक ही केस हमको बोर्ड में समझना है, जबकि फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन तक बने। क्वेश्चन आ सकता है न्यूमेरिकल इंफिनिटी पर बन रहा है या डी पे बन रहा है, लेकिन डेरिवेशन सिर्फ एक ही हमारे सिलेबस में है। तो इसको कैसे करना है, जब वो ऑब्जेक्ट खुद ही डी पर रखा हुआ है बिना किसी हेल्प के तो अल्फा एंगल बनाता है। जब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं तो फाइनल इमेज, एक इमेज ये ऑब्जेक्टिव बनाएगा और दूसरी इमेज ये आईपीस बनाएगा। पहला मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव करेगा यहां पर बड़ी इमेज बना के, और दूसरा मैग्निफिकेशन आईपीस करेगा इस इमेज की बड़ी इमेज बनाकर। तो इसका जो डेरिवेशन है वो फटाफट देख लेते हैं, लेकिन पहले हम इसका रे डायग्राम समझ लेते हैं कि कैसे बनाना है। रे डायग्राम आने की पॉसिबिलिटी बहुत बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले हम ये ध्यान रखेंगे कि माइक्रोस्कोप में जो पहला लेंस है, ऑब्जेक्ट की तरफ जो लेंस है ऑब्जेक्टिव, वो छोटा होता है स्मॉल एपर्चर का, और जहां आप आंख रखते हो वो बड़े एपर्चर का होता है। आपने ये दो लेंस कुछ डिस्टेंस पे बना देने हैं और प्रिंसिपल एक्सिस भी। आप ऑब्जेक्ट बना दोगे, ऑब्जेक्ट बनाते समय ध्यान रखोगे कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर अच्छे मैग्निफिकेशन के लिए लेंस की ऑब्जेक्टिव की फोकस से थोड़ा पीछे, बहुत थोड़ा पीछे, यानी एज क्लोज एज पॉसिबल टू एफओ बट नॉट एट एफओ, ऐसे ऑब्जेक्ट को दिखाना है। और उसके बाद एक रे आप पूरी सीधी ऑप्टिकल सेंटर से निकाल दोगे। इसके बाद इस पॉइंट पर जहां पर आप चाहते हैं कि आप इमेज, पहली इमेज दिखाओ, वहां पे आप पहली इमेज बना दो। और अब इस पॉइंट को आपको इस पॉइंट से जो पैरेलल रे यहां तक पहुंच रही है उससे ज्वाइन करते हुए ये दूसरी रे बना देनी है। ये आपका पहली लेंस से इमेज बन गई। इसके बाद आपको यहां से भी दो रे निकालनी है। एक रे तो ऑप्टिकल सेंटर से बिल्कुल सीधी निकाल दोगे, रियल रे कंटिन्यूअस लाइन, और जो पीछे बढ़ाओगे वो डॉट डॉट। इसके बाद आप इस तरीके से पैरेलल रे यहां तक लेकर आए, पर रिफ्रैक्टेड रे कैसे बनाओगे ध्यान से देखो। आपको इस रे को पीछे ऐसे लाना है कि वो वहीं पहुंचे जहां पर ये वाली रे पहुंच रही है, तभी आप इमेज का फॉर्मेशन दिखा सकते हो। तो आपको इस पॉइंट से रिफ्रैक्टेड रे स्केल को रखकर ऐसे बनानी है कंटिन्यूअस लाइन, उसे हम पीछे डॉट डॉट करके लेके आएंगे जिससे कि ये दोनों लाइंस इस पॉइंट पर मिलती दिखाई दें, और फिर यहां पर हम इस इमेजिनरी या वर्चुअल इमेज को बना देंगे। तो ये रे डायग्राम हो गया, और अब इसके बाद इसका जल्दी से हम लोग डेरिवेशन देख लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट बिना किसी हेल्प के आंख पर अल्फा एंगल डाल रहा है और फाइनल इमेज जो हम देख रहे हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से वो बीटा एंगल बना रही है आईपीस पर, यानी आंख पर, जो कि यहां से बहुत क्लोज है, तो tan बीटा अपॉन tan अल्फा मैग्निफिकेशन हो जाएगा। tan अल्फा ऑब्जेक्ट का साइज अपॉन डी। tan बीटा, ध्यान रहे बीटा अल्फा इतने छोटे हैं कि हम बीटा और अल्फा को tan बीटा tan अल्फा लिख सकते हैं बिना मैथमेटिकल एरर के। और tan बीटा के लिए आपको परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस ऑरेंज वाले ट्रायंगल से आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये एक्सप्रेशन मिलेगा, और डी अपॉन यू ई मिलेगा। यहाँ पर जो इन्वर्टेड इमेज है उसको हम कंसीडर करने के लिए एक माइनस साइन यहाँ पे लगा देते हैं। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इसका मैग्निफिकेशन है, और सिमिलर ट्रायंगल की हेल्प से हम सीधे सीधे इसको लिख सकते हैं v ऑफ ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड बाई u ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये इसकी जगह v ऑफ ऑब्जेक्टिव अपॉन u ऑफ ऑब्जेक्टिव आ गया, ये d अपॉन u e हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर एक और पॉइंट हमको याद करने के लिए मिलता है न्यूमेरिकल के लिए, कि अगर दो लेंस से मैग्निफिकेशन हो रहा है तो इनका जो रिजल्टेंट मैग्निफिकेशन है दैट विल बी मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव आपने पढ़ रखा है v अपॉन u होता है v नॉट अपॉन u नॉट, और मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस में हम हेल्प ले रहे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप से जो फॉर्मूला हमको मिला था d अपॉन u e का। फिर जैसे वहां हमने d अपॉन यू ई का 1 प्लस डी अपॉन एफ फॉर्मूला डिराइव किया था, बिल्कुल सेम वे में आपको d अपॉन यू ई इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो आप इसको उठाकर यहाँ रख देंगे तो आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मिल जाएगा, जबकि फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर मिल रही हो। और इसकी जो मैग्निफिकेशन है वो इंक्रीज करने के लिए दो कंडीशंस है। ऑब्जेक्ट शुड बी वेरी क्लोज टू फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव, नॉट एट द फोकस बट वेरी क्लोज टू फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव, एक बात। और दूसरा, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल।
तो ये हो गया आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप से कंप्लीट क्वेश्चन जो मुझे एक्सपेक्टेड लग रहा है। रे डायग्राम और डेरिवेशन, या रे डायग्राम प्लस ये फॉर्मूला, और या इस कॉन्सेप्ट पर न्यूमेरिकल जो हम एकदम लास्ट में देखेंगे। इसके बाद आ जाएगा टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का रे डायग्राम और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, या टेलीस्कोप का रे डायग्राम और मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले का डेरिवेशन, या इस पर न्यूमेरिकल। ये तीनों ही क्वेश्चंस मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। आपको प्रैक्टिस करने के लिए रे डायग्राम के फटाफट आप पेंसिल हाथ में ले लीजिए, क्योंकि रेज अब इन्फिनिटी से आ रही है। टेलीस्कोप में हम दूर की चीज को देखते हैं बड़ा करके, तो ये जो रेज हैं ये पैरेलल होंगी एक दूसरे के। तो आप ऑप्टिकल सेंटर से एक सीधी लाइन वहां तक ले जाइए जहां आप इमेज को बनाना चाहते हैं, आईपीस के पास। तो ये तो आपकी सीधी लाइन ड्रॉ हो जाएगी जो ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है। इसके बाद आपको इमेज बनाने के बाद, यहां पर इमेज बनाना चाहते हैं, आपने साइज इमेज का तय कर लिया कितना बड़ा होना है, फिर आप इसको इस तरीके से बनाओ कि आप इमेज से रे को पीछे ले जाओ, जहां पर ये पहुंचेगी वहां से आप एक लाइन इंसिडेंट रे के फॉर्म में बनाओ जो इसके पैरेलल दिखे। तो रे डायग्राम बहुत आसानी से बन जाएगा। आप समझ रहे हैं ना? इमेज आप पहले बना लीजिए, फिर उसकी टिप से आप पीछे चलिए, और जहां से आपको रिफ्रैक्शन दिखाना है वहां तक पहुंचकर एक रे जो कि इसके पैरेलल दिखे। इसके बाद यहां पर जो बनाना है, इसमें खास बात यह है कि टेलीस्कोप में डेरिवेशन में सिर्फ एक केस है, और वो है जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बने। हालांकि न्यूमेरिकल में दोनों ही केसेस आ सकते हैं, जब फाइनल इमेज डी पर है और जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पर है। तो यहां से देखो, ऑप्टिकल सेंटर से सीधी लाइन आपने निकाल दी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो दूसरी लाइन है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, उसको आप पहले खींच लो यहां तक। जैसे यहां आप पीछे ले गए थे, यहां आप इसको आगे ले जाओ, यहां तक पहुंचाया, और फिर आप स्केल का यूज करके जो दूसरी रे बनाएंगे वो इस तरीके से बनाइए कि ये दोनों पैरेलल दिखें, ये पैरेलल दिखें। पीछे की लाइन डॉटेड, आगे की लाइन कंटिन्यूअस। ठीक है? तो अब ये आपका रे डायग्राम हो गया। इसके बाद आपको पता है कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है एंगल मेड बाई इमेज अपॉन एंगल मेड बाई ऑब्जेक्ट ऑन दी आई। यहां पर एक अप्रोक्सीमेशन हमको मिल जाता है कि हमारी आंखें तो आईपीस पर होंगी, लेकिन आईपीस से ऑब्जेक्ट इतनी ज्यादा दूर है कि हम आंख और ऑब्जेक्टिव के बीच की इस डिस्टेंस को इग्नोर कर सकते हो, मान सकते हैं कि जैसे हमारी आंख यहीं पर हो। तो जो इस पर एंगल ऑब्जेक्ट की रेज बना रही है अल्फा, वो ही हम आंख पे बना हुआ मान सकते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू सीधे। तो जो tan अल्फा की वैल्यू हम लेंगे वो यहां पर हम इस वाली ग्रीन ट्राइंगल से ले लेंगे, क्योंकि जो अल्फा ऑब्जेक्ट यहां बना रहा है वही हम मान सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली आंख पे बन रहा है। तो वो अल्फा वर्टिकली अपोजिट होने की वजह से यहां पर भी आ जाएगा ट्राइंगल में, और यहां से हम tan अल्फा की वैल्यू ले लेंगे, और tan बीटा की वैल्यू हम येलो वाले उससे ले लेंगे ट्राइंगल से। तो अब tan अल्फा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan बीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्योंकि हमारे सिलेबस में इन्फिनिटी पर जो फाइनल इमेज बन रही है वो केस है, तो आपको पता है कि फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर तब बनेगी जब पहला लेंस इमेज को दूसरे लेंस के फोकस पर बनाए। तो जो ये डिस्टेंस है ये एक्चुअली डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम आईपीस से ये इक्वल हो जाएगी फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। तो आप इसको अगर tan बीटा tan अल्फा की वैल्यू रखकर सॉल्व करेंगे और यूई को एफ ई रख देंगे, और यहां ध्यान रखना कि यूई की वैल्यू रखते समय इंसिडेंट रे के ऑपोजिट चलना पड़ रहा है, तो वैल्यू माइनस साइन के साथ रखेंगे। तो मैग्निफिकेशन का जो बेसिक फॉर्मूला आपका आ जाएगा टेलीस्कोप से, वो हो जाएगा माइनस फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। इसके अलावा एक बात और यहाँ पे ध्यान रखनी है बच्चों की, जो न्यूमेरिकल आता है उसमें मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करवाते हैं, और साथ में कभी कभी टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप की लेंथ कैलकुलेट करवाते हैं। तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप और लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इज ऑलवेज डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज। इस केस में देखो लेंथ क्या हो जाएगी, दो लेंस के बीच की लेंथ क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी से जो रेज आ रही थी वो ऑब्जेक्टिव के थ्रू रिफ्रैक्ट होकर इमेज बनाएंगी ऑब्जेक्टिव के फोकस पर, और क्योंकि ऑब्जेक्टिव का फोकस और आईपीस का फोकस सेम है, तो जो ऑब्जेक्ट आईपीस के लिए है वो फोकस पर है, और आईपीस इसकी इमेज को इन्फिनिटी पे बना रहा है। तो हकीकत में ये डिस्टेंस है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये डिस्टेंस है फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। तो ये न्यूमेरिकल में अगर कैलकुलेट करने को आता है कि लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कितनी है, तो आपको ऑब्जेक्टिव और आईपीस के फोकल लेंथ को सिंपली ऐड कर देना है, और अगर मैग्निफिकेशन आता है और फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर है तो इनको सिंपली डिवाइड कर देना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये जो यहाँ पर मैं डिस्कस करने जा रही हूँ।
कि वाई फोकल एपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव इज लार्ज. Large aperture of objective helps it to collect large quantity of light so that the bright image is produced. क्योंकि बहुत दूर से जो ऑब्जेक्ट है वो लाइट रेज दे रहा है और हमको उसकी इमेज क्लियर चाहिए. दूसरा, एपर्चर का लार्ज होना रिजॉल्विंग पावर को भी बढ़ाता है जिससे हमको क्लियर इमेज मिलती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? तो हमको ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ बड़ी चाहिए और आई पीस की फोकल लेंथ छोटी चाहिए अगर हमको मैग्निफिकेशन टेलीस्कोप का बढ़ाना है तो. नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, व्हाई एपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रोस्कोप इज स्मॉल. आपको याद है ना कि माइक्रोस्कोप का एपर्चर छोटा था, तो इसका आंसर आपको यहां पर मिलना है. माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, है ना, प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द ऑब्जेक्टिव. सो small aperture collects light rays from tiny object and these light rays do not spread over large area due to small aperture of objective. इसका रिजल्ट ये होता है कि हमें ब्राइट इमेज मिलती है. अब जैसा मैंने कहा कि अगर रे डायग्राम और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला नहीं आता है तो न्यूमेरिकल आएगा. न्यूमेरिकल बहुत सेम है, ऑलमोस्ट सारे न्यूमेरिकल्स एकदम सेम पैटर्न पर हैं. मैं आपको एक न्यूमेरिकल टेलीस्कोप का और दो न्यूमेरिकल माइक्रोस्कोप के समझा देती हूँ. बाकी जितने भी ईयर के न्यूमेरिकल्स हैं वो मैंने सॉल्व करके रखे हैं और इनके पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाकर बाकी न्यूमेरिकल्स को भी चेक कर सकते हैं. तो इधर मैं 2020 का न्यूमेरिकल ले रही हूं आपको समझाने के लिए. आपको टेंशन नहीं लेना है क्योंकि सारे न्यूमेरिकल एक जैसे हैं, जब आप पीडीएफ में देखोगे तो जान जाओगे. ये न्यूमेरिकल कहता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो कॉन्वेक्स लेंस हैं, आपको पता है कि हैं, एक ऑब्जेक्टिव और एक आईपीस, उनकी फोकल लेंथ दी हुई है. ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 1.6 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्टिव और फाइनल इमेज आपको 25 सेंटीमीटर पे मिल रही है. उन्होंने कहा कि मैग्नीफाइंग पावर बताओ. अब मैग्नीफाइंग पावर किस समय? जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर फाइनल इमेज बन रही है. तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हो जाएगा, उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, माइनस v ऑफ ऑब्जेक्टिव अपॉन u ऑफ ऑब्जेक्टिव 1 प्लस 25 सेंटीमीटर अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस. आप जब वैल्यूज रखोगे तो आपको पता चलेगा कि फाइनल इमेज माइक्रोस्कोप 25 सेंटीमीटर पर बना रहा है लेकिन वो आईपीस बना रहा है ना. आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन ऑब्जेक्टिव से दी है u नॉट, लेकिन v ऑफ ऑब्जेक्टिव वो आपको नहीं दिया है, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. फाइनल इमेज की पोजीशन d 25 यहां रख देंगे, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस 5 सेंटीमीटर यहां रख देंगे, लेकिन ये जो v नॉट है ना, ये आपको सवाल में नहीं दिया है. आप जल्दी से ये यहां नहीं रख देंगे क्योंकि ये आईपीस बना रहा है. ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्ट की पोजीशन दी हुई है, ऑब्जेक्टिव से पहली इमेज की, इंटरमीडिएट इमेज की पोजीशन नहीं दी हुई है. उसको निकालने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव के फोकल लेंथ का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. 1/f इज 1/v माइनस 1/u. आपको पता है कि जो u है वो ऑब्जेक्टिव से लेफ्ट में रखा रहता है, तो आपको उसकी वैल्यू मेजर करने के लिए ऑपोजिट टू इंसिडेंट रे जाना पड़ेगा. इसलिए जो पोजीशन ऑब्जेक्ट की रखी है वो -1.6 यहाँ रखनी होगी, ये प्लस हो जाएगा. ठीक है, 1/VO निकालेंगे, उसके लिए फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव उन्होंने दे रखी है, तो 1/VO आप निकालेंगे, वो आ जाएगी 1/24. सिंप्लीफाई करने पर ये वैल्यू उठाकर यहां रख देंगे, तब कैलकुलेट करेंगे तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा -90. माइनस साइन बताता है कि फाइनल इमेज भी इन्वर्टेड होगी. तो ये तो एक तरीके का सवाल है जो पूछा गया है. सिर्फ एक साल सवाल थोड़ा अलग पूछा गया था, बाकी हमेशा सवाल बिल्कुल सेम पैटर्न का पूछा गया है, और वो है 2010 में, एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 30, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट. तो इसका बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, एंगुलर मैग्निफिकेशन इज बीटा अपॉन अल्फा. ये वैल्यू अगर 30 है तो बीटा इज 30 टाइम्स अल्फा. सिंपल. एंगल मेड बाय इमेज ऑन द आई इज 30 टाइम्स मोर देन एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन द आई. सिंपल. कब? जब दोनों ही लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर हो. फाइनल इमेज भी जो आंख पर बीटा एंगल बना रही है और ऑब्जेक्ट भी जो नेकेड आई पर बिना किसी हेल्प के अल्फा एंगल बना रहा है. इसी तरह से टेलीस्कोप में आपको एक्सप्लेनेशन के लिए मैं ये सैंपल क्वेश्चन चुन रही हूं क्योंकि ये सबसे ज्यादा ट्रिकी लगा मुझे. Astronomical telescope is adjusted to form final image at infinity. Separation between the lenses is 80 centimeter and angular magnification is 15. Calculate focal length of objective and eyepiece. Simple. देखो, दो लेंस के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना बता रहे हैं? 80 सेंटीमीटर. अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बन रही है तो दो लेंस के बीच की जो सेपरेशन है वो एक्चुअली इन दोनों की फोकल लेंथ का सम है. तो एक इक्वेशन मिल गई हमको, सम ऑफ फोकल लेंथ इज 80. फिर उन्होंने कहा कि एंगुलर मैग्निफिकेशन जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बन रही है, हमें पता है कि उसका फॉर्मूला है दोनों के फोकल लेंथ का रेशियो. तो
यहाँ पर इसका एक इक्वेशन मिल गई कि ये इक्वल टू 15 है। अब हमको सॉल्व करते समय बस इतना ध्यान रखना है कि हमको केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत है। ये जो निगेटिव साइन है ये सिर्फ ये बताता है कि फाइनल इमेज जो है वो इन्वर्टेड है, तो यहाँ पर आपको इस निगेटिव साइन को लेके नहीं चलना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से हमारा मतलब है। तो ये देखो 2 लाइंस के बीच में मैग्नीट्यूड ओनली, ये ऑलरेडी फॉर्मूले में मेंशन रहता है। तो यहां से हमने FO की वैल्यू 15 FE निकाली और यहां रख दी, तो आपको FE की वैल्यू मिल जाएगी फाइनली 5 सेंटीमीटर। उसके बाद FE की वैल्यू मिल गई तो आपने यहां पर रख दी FE की वैल्यू और आपको FO की वैल्यू मिल गई। तो अगर ध्यान से देखो तो न्यूमेरिकल्स बहुत इजी हैं, बस कूल माइंड होकर आप इसको समझ लो। अगर आपने अभी तक कभी नहीं किया है तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप ध्यान से समझो, ये बहुत आसान है। और ये सारे न्यूमेरिकल्स जो अब तक आए हैं उनका PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक सवाल आप मेरे से समझो और 1 या 2 क्वेश्चंस अगर आप और एक प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप इस तरह का सवाल कर सकते हो। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में एक ही तरह का सवाल अभी तक पूछा गया है, वो भी 23 में पूछ लिया गया है, फिर भी हम रिस्क नहीं ले सकते, हो सकता है कि सवाल रिपीट हो जाए। लेकिन मैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का जो रे डायग्राम है 1 साल पूछा गया है, इसलिए मैं वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। बहुत सिंपल है, देखो एक ये पैराबोलॉइडल कॉन्केव मिरर है, ये है ना कॉन्केव मिरर जो है वो यहाँ आप एक पहले ट्यूब बना लो, उसके बाद इस सिरे पर आप ये कॉन्केव मिरर बना दो। अब टेलीस्कोप है, इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं और इस मिरर पर गिरती हैं। ये मिरर इनको इस तरह से रिफ्लेक्ट करता है कि वो प्लेन मिरर जो कि 45 डिग्री एंगल पर यहाँ पर सेट है, सेकेंडरी मिरर है ये, इसे प्राइमरी मिरर कहते हैं, इस पर जाकर ये दोनों रेज गिरती हैं। और ये रेज, ये मिरर इस तरीके से एडजस्टेड है कि आई पीस की फोकस पर जाकर इन दोनों रेज को ये फोकस करता है। और जो रेज फोकस से चलती हैं वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाती हैं एक दूसरे के, मतलब आपकी आंख पैरेलल रेज रिसीव करेगी और पैरेलल रेज आंख पर पहुंच रही है, तो आंख के लिए ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, यानी कि फाइनल इमेज जो आईपीस बनाएगा वो इन्फिनिटी पर होगी। रिलैक्स्ड आई, आपकी आंख रिलैक्स्ड रहेगी इमेज को देखते समय। ये सिंपल सा विद लेबलिंग डायग्राम है, ये डायग्राम भी आपको PDF में मिल जाएगा। इसके बाद एक ही सवाल है जो बचता है, एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ओवर रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो ये 2-3 पॉइंट हैं, इनमें से एक ही एडवांटेज पूछा जाता है। As rays do not get refracted because we are using mirror here, so image is free from chromatic aberration and spherical aberration. दूसरा एडवांटेज है that it is easy to form flawless mirror in comparison to forming flawless lens. तो मिरर फ्लॉलेस बनता है और इसलिए जो इमेज बनती है वो भी क्लियर और ब्राइट बनती है। एंड मैन्युफैक्चरिंग अ फ्लॉलेस मिरर इज इकोनॉमिकल ऑल्सो। सो चिल्ड्रन, विद द विश कि आपको आज के इस सेशन के बाद 5 मार्क्स का और एक अच्छा बढ़िया सवाल आपका बने। मैं इन 3-4 दिनों में लगातार ऑल्टरनेटिंग करंट है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, न्यूक्लियर रिएक्टर पर जो सवाल आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए अवेलेबल कराती रहूंगी। इसके अलावा मेरे चैनल पर जाकर आपको बिल्कुल जो लेटेस्ट वीडियोस हैं वो सब के सब 2024 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं डिफरेंट टॉपिक्स के, और कोशिश कर रही हूँ कि इन सब का PDF भी आपको उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूं। नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के PDF वहां से सर्व कर सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं। इतने सालों के पेपर्स के पैटर्न का बहुत डीप रिसर्च करने के बाद एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अपने पेपर में एग्जैक्टली सेम या उस तरह के टॉपिक पर बेस्ड, उस पैटर्न पर बेस्ड मिलने की पॉसिबिलिटी रखते हैं। आई होप आपका 4 मार्च का क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि आपका पेपर कैसा गया।